तो आज हम आए हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से ही पहाड़ और पहाड़ों के आसपास घूमता हुआ बादल देखा जा सकता है। रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। रेलवे स्टेशन पर कुछ खास भीड़ भाड़ भी नहीं है। सामने दिखाई दे रही बिल्डिंग रेलवे की मेन बिल्डिंग है, जिसे क्रॉस करके हम अभी बाहर की तरफ जाएंगे। सामने खड़ी ट्रेन से हम यहाँ कटरा तक पहुँचे हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। यहाँ से जाएंगे बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर चेकिंग प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करेंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अभी हम कटरा पहुँच चुके हैं और आगे की यात्रा हम दिखाए गए नक्शे के हिसाब से करेंगे। कटरा से बाणगंगा, बाणगंगा से होते हुए अर्धकुंवारी पहुँचेंगे। अर्धकुंवारी से भवन तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता हिमकोटी से होते हुए भवन तक पहुँचता है, दूसरा रास्ता सांझी छत से होते हुए भवन तक आता है। कहा जाता है कि सांझी छत वाले रास्ते की चढ़ाई हिमकोटी वाले रास्ते की चढ़ाई से कठिन है। ये भी सच है कि सांझी छत वाला रास्ता हिमकोटी वाले रास्ते से लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन सांझी छत वाले रास्ते से ही आपको अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। सांझी छत वाले रास्ते से ही आपको हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी और सांझी छत वाले रास्ते से ही ठंड के मौसम में आपको त्रिकुटा पर्वत पर बर्फ़ देखने को मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी तय की थी कि पता चला बराबर से बह रही बाणगंगा में नहाकर यात्रा करना उचित माना गया है। बाणगंगा में नहाने के लिए पहुंचे तो अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। पानी इतना साफ था कि पानी के अंदर तैरती हुई हजारों मछलियाँ साफ साफ देखी जा सकती थी। वहाँ ऊपर की तरफ एक छोटा स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसमें लोग नहा रहे हैं। ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे पहाड़ के पीछे से ही नदी बह रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पानी साफ होने के साथ साथ काफ़ी ठंडा भी है। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। अभी हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं। ऊपर की तरफ से नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ नीचे की तरफ कहीं हम खड़े थे। यहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। अंदर स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे हैं। यहाँ रुके हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है और पानी का बहाव काफ़ी बढ़ चुका है। नहाने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। नीचे नहा रहे कुछ लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिससे चोट लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। स्विमिंग पूल के अंदर आप लोगों को दिखा दूं कि पानी इतना साफ़ है कि पानी के अंदर पड़े हुए पत्थर साफ साफ देखे जा सकते हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं। स्विमिंग पूल के अंदर काफ़ी लोग नहा रहे हैं। चलिए हम भी नहाते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे की यात्रा तय करने पर पता चला पास ही में एक भंडारा चलता है। इस भंडारे को कभी गुलशन कुमार जी ने चलवाया था। ये भंडारा आज भी गुलशन कुमार जी के नाम से ही चल रहा है। हम लोग भी भंडारे में गए और प्रसाद लिया। अगर आप लोग वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं तो आप लोग भी भंडारे में जरूर जाएं। ऊपर की तरफ से कटरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली व पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ दिखाई दे रहा नीला भाग रास्ते के ऊपर बनाई गई छत है, जिस रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। एक बात का विशेष ध्यान दें कि ऊपर की तरफ जो चट्टानें हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, जिनसे लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। तो कहीं भी रुकने से पहले देख लें कि कहीं वहाँ ऐसी कोई चट्टान तो नहीं जिससे पत्थर गिरने का डर हो। अगर रास्ते की बात की जाए तो रास्ता पक्का और साफ सुथरा बनाया गया है। पूरे रास्ते के ऊपर ही छत बनाई गई है, जिससे बारिश के मौसम में भी यात्रा की जा सकती है। हम लोग अर्धकुंवारी गुफा पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी गुफा के बारे में कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में लगभग 9 महीने तक तपस्या की थी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने फैसला लिया कि हम सीधा वैष्णो धाम चलेंगे। आप लोगों से मेरी सलाह है कि अगर आप गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो कटरा से आते हुए ही अपनी पर्ची ले लें। आपको पर्ची में दर्शन का समय 15 से 18 घंटे बाद तक का मिल सकता है। पर्ची लेकर के आप वैष्णो धाम जाएं, वैष्णो देवी माता के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद जब अगले दिन आप वापस आएंगे तो आपका नंबर लगभग आ गया होगा और आपको दर्शन हो जाए। उस समय मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। लेकिन अभी हम लोगों ने अर्धकुंवारी से चलकर कुछ ही यात्रा तय की है और मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है। सामने 50 मीटर तक देखा जा सकता है, उसके बाद देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। खाई, पहाड़, हरियाली देखने को मिल जाएगी। सांझी छत पर दर्शकों की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ खड़े होकर प्रकृति का पूरा अनुभव किया जा सकता है। अगर आप सांझी छत पर कुछ देर
बिताते हैं तो आपको पूरी यात्रा के दौरान जो थकान हुई है वह मानो महसूस होनी बंद ही हो जाती है। सामने हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, वहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ है। नीचे कटरा रेलवे स्टेशन के पास ही हेलीपैड है जहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा ली जा सकती है। लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा लेने के लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सांझी छत से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वैष्णो धाम है। अर्धकुंवारी गुफा से वैष्णो धाम के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता हत्थीमत्था से होते हुए वैष्णो धाम तक पहुंचता है और दूसरा रास्ता हिमकोटी से होते हुए वैष्णो धाम तक पहुंचता है। हिमकोटी वाला रास्ता हत्थीमत्था वाले रास्ते से लगभग 2 से 3 किलोमीटर कम है। लेकिन अगर आप ठंडी हवाओं, हेलीपैड और सांझी छत का नज़ारा लेना चाहते हैं तो आपको हत्थीमत्था की चढ़ाई ही करनी होगी। लोग वैष्णो धाम पहुंच चुके हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह का कोई भी सामान अंदर लेकर नहीं जा सकते, इसलिए हम अपना सामान लॉकर में जमा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जो लाइन लगी है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी है। चलिए मैं आपको एक बार दर्शन वाली लाइन की हालत दिखा दूँ। सामने दिखाई दे रही भीड़ ही वो लाइन है जिसमें खड़े होकर के हमें माता रानी के दर्शन होंगे। लाइन का तो केवल नाम ही है, बाकी भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते ही दिख रहे हैं। ये भीड़ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसी ही फैली हुई है। मेरे साथ के सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। जिस जगह से हम लोग लाइन में लगे हैं वहीं से बाबा भैरव मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है। लाइन में लगभग 3 से 4 घंटा खड़ा होने के बाद हम लोगों को माता रानी के दर्शन रात में लगभग 1 से 2 बजे के आसपास हो जाएंगे। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आज ही भैरव मंदिर जाएंगे और भैरवनाथ जी के दर्शन भी आज ही करेंगे।